डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स के एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा गुणनखंड, है ना। गुणनखंड जो टॉपिक है उससे लगभग आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके लेवल का, आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो जो पॉइंट हैं गुणनखंड के, जो टॉपिक हमें कवर करने हैं, वो 3 टॉपिक हैं आपके। पहला है चर राशियों का गुणनखंड, दूसरा है दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड, और तीसरा है लास्ट में द्विघातीय त्रिपदीय व्यंजकों का गुणनखंड, है ना। तो इतना बड़ा कुछ समझने की बात है नहीं, केवल ये समझ लो हमें गुणनखंड देखने हैं, गुणनखंड के बारे में समझना है। और वेरियस प्रकार के, है ना, चर राशियों वाले भी देखने हैं। इसके अलावा कुछ व्यंजक में होता है जो आप समीकरण वगैरह देखते हो ना लिखे हुए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, समीकरण आप लिखे होते हैं। इन सभी के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो उन्हें ही व्यंजक बोला जाता है ना। तो इन 3 टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब चूंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे इस समय नहीं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा टफ टास्क है आप लोगों को ये समझाना। तो मेरा प्रयास फिर भी पूरा पूरा रहेगा कि आप लोग मैक्सिमम समझें। इसके लिए हम लोग स्लाइड पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, लेकिन मेरे एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद फिर आपको भी अपने टेक्स्ट बुक से, या जो भी बुक आप यूज करते हो डीएलएड की, या कोई भी आपके पास जो गैस पेपर आते हैं अगर वो भी हैं, तो उनसे सवाल देखकर आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस के किसी के भी आने से नहीं रही है ना। बिना प्रैक्टिस के कभी भी मैथ किसी को नहीं आ सकती है। तो इसलिए अगर आपके पास गाइड्स भी हैं, अगर आपके पास गैस पेपर भी हैं, तो भी आप उसका आंसर मत देखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद अपना आंसर और उसका आंसर मिलाइएगा, है ना। तो जब आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे, जब आप प्रैक्टिस अच्छी होने लगेगी, तभी मैथमेटिक्स आपके अंदर स्टेबल हो पाएगी। तब तक देखने से या सुनने से कभी वो स्टेबल नहीं होती है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले ये चीजें आवश्यक हैं, जो शब्द इस टॉपिक में जो शब्द यूज हो रहे हैं उन शब्दों के बारे में हम लोग जान लें, क्योंकि डीएलएड का एग्जाम है। डीएलएड के एग्जाम में आप ये मान लो लगभग 20%, 25 होता है तो लगभग 5 नंबर की परिभाषाएं वगैरह ही पूछ देता है वो। तो इसलिए हमें इनको भी एक बार देख लेना। हालांकि बहुत बेसिक लेवल की हैं, आप सभी लोग इनके बारे में अच्छे जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा पहले से, फिर भी एक ब्रीफ डिस्कशन हम लोग उसके बारे में करते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक ही हमारा था चर राशियों की गुणनखंड, है ना। तो पहले हम समझ लें चर राशियां होती क्या हैं और अचर राशियां क्या होती हैं, इनके बारे में पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है, तो वे राशियां जिनका मान विभिन्न गणितीय क्रियाओं में समान रहता है अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे कि 1 2 3 4, है ना, जितनी भी काउंटिंग्स हैं, जितनी भी काउंटिंग्स हैं आपकी, जितनी भी गिनती है आपकी 1 से लेके अनंत तक, है ना, वो सभी गिनती में जितने भी सिंबल्स होते हैं, गिनती में जितने भी अंक होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, वो सभी नंबर आपकी अचर राशियां कहलाती हैं। सभी नंबर आपकी अचर राशियां होती हैं, है ना। इसके अलावा मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर के अलावा ये टर्म और यूज करते हैं, नीचे वाले ए बी सी एक्स वाई जेड, मैथमेटिक्स में इनका भी यूज होता है। तो जो ये वाले टर्म होते हैं ए बी सी डी से लेके जेड तक जो भी यूज हो रहा हो, इन सभी को हम लोग बोलते हैं चर राशियां, है ना। अब होता क्या है कि चर राशियों में और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो अचर राशियां हैं उनका विभिन्न गणितीय क्रियाओं में मान जो है सेम रहता है, मान अलग नहीं होता है। जबकि जो आपकी चर राशियां हैं इनका मान बदलता रहता है ना, इनका मान बदलता रहता है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब डिफरेंस समझें कैसे? जैसे कि अगर हमने बोला 2, तो 2 तो अचर राशि है, तो 2 का मान तो 2 ही होगा। आप चाहे जहां काउंटिंग करवा लो, चाहे इंडिया में कर लो, चाहे अमेरिका में कर लो, चाहे आज कर लो, चाहे 100 साल बाद करो, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, वो कभी 3 नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन अगर हमने ये बोल दिया x प्लस वाई बराबर, अगर ये बोल दिया होता x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, है ना, या हम ये बोल दें x बराबर, सिंपल सा अगर हमने ये बोल दिया x बराबर 2, तो आप जिस टॉपिक में या जिस भी लेसन में आप x बराबर 2 यूज कर रहे हो जिस सवाल में, हो सकता है उसके अगले सवाल में आप x बराबर कहीं पे आप वैल्यू 10 भी निकल के आ सकती है ना, अगले ही सवाल में वैल्यू 10 भी निकल सकती है। तो हुआ क्या है, अब देखो पहला वाला सवाल लगाया उसमें x बराबर 2 वैल्यू आ रही है, अगले सवाल में x बराबर 10 वैल्यू आ रही है ना। तो कुल मिलाकर x का मान चेंज हुआ कि नहीं हुआ? x का मान देखो पहले वाले सवाल में 2 था हमारा, अगले वाले में 10 हो गया है।
तो ये जो कंडीशंस होती हैं एक्स वाई जेड जिनके भी मान होते हैं, इनके मान जो हम निकालते हैं वो मान हर सवाल में अलग अलग हो सकते हैं, हर लेसन में अलग अलग हो सकते हैं, हर जगह वो उनका मान अलग अलग हो सकता है। इसीलिए इन्हें बोल दिया जाता है चर राशियां, है ना। चर राशि यानी कि जिनका मान परिवर्तित होता रहे, और अचर राशि जिनका मान कभी परिवर्तित ना हो। अगर हमने आज 2 लिखा है तो वो 2 ही होगा। आप पूरी मैथमेटिक्स पढ़ डालो लेकिन 2 का मान कहीं भी आपको 3 लिखा हुआ नहीं मिलेगा किसी कंडीशन में, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है अचर राशियों और चर राशियों में। तो इतना आप समझ लो, केवल दिमाग में बैठा लो अपनी बात कि जितनी भी जितनी भी गिनतियां हैं, है ना, जितनी भी गिनती हैं 1 से लेकर अनंत तक वो सभी अचर राशियां हैं, और जितनी भी गणित में ABCD यूज होती है ए से लेकर जेड तक वो सभी आपकी चर राशियां। बस केवल इतना समझिएगा, है ना। ये अचर होगी, ये अचर होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्कशन करते हैं गुणनखंड पे, है ना। गुणनखंड क्या होता है, क्योंकि हमारा टॉपिक गुणनखंड का ही है। तो गुणनखंड की कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, ना ही इसकी कोई बहुत बड़ी परिभाषा है। केवल ये होता है जब भी हम किसी संख्या या बहुपद को अन्य छोटी छोटी संख्याओं या पदों में विभक्त करते हैं, है ना। विभक्त करते हैं यानी तोड़ते हैं, है ना। विभक्त कह लो या फिर तोड़ना कह लो। विभक्त करते हैं या तोड़ते हैं तो हम उसे ही बोलते हैं गुणनखंड, है ना। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है गुणनखंड कहलाती है वाली प्रक्रिया। तो बस इतना है कि जब भी हमें कोई एक बड़ी संख्या या बहुपद दिया हो, तो जब हम उस बड़ी संख्या या उस बहुपद को जब छोटे छोटे खंडों हम तोड़ देंगे, जब हम छोटे छोटे उसके पार्ट कर देंगे, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं गुणनखंड बोलते हैं, है ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि आप हाँ, जैसे कि ये देखो, अगर कहीं 10 लिखा हुआ है ना, तो 10 तो एक बड़ी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या 10 हो गई। अब इस 10 को हमने लिख दिया 2 into 5, तो 2 into 5 भी तो 10 ही होता है। तो 2 into 5 भी 10 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि ये अपने एक्चुअल फॉर्म में है, जबकि ये इसकी गुणनखंड वाली फॉर्म है ना। ये इसके मल्टीपल्स हैं, ये इसके गुणनखंड है। अब आप बोलोगे कैसे, अगर आपसे ये पूछा जाए बताइए 10 के गुणनखंड क्या क्या है, तो 10 के गुणनखंड आपके पास आए हैं, उसमें एक आया क्या है 2 और दूसरा आया है 5। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 के 2 गुणनखंड है, 2 और 5। 2 और 5 ये क्या, ये आपके 10 के गुणनखंड हो गए। तो वही है कि एक बड़ी संख्या थी, उसे हमने छोटी छोटी संख्याओं में बांट दिया, तो यही प्रक्रिया बोली जाती है गुणनखंड, है ना। लेकिन गुणनखंड करते वक्त एक बात याद रखिए, यहाँ हमने वो मेंशन नहीं किया है कि जो वन होता है वो प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। ये छोटी छोटी बातें पेपर में काम आती हैं, हो सकता है ऐसे कुछ पूछ दे आपसे, तो ये हमेशा याद। अगर हम यहाँ पे लिख देते, जैसे यहाँ हमने लिखा है 2 into 5 इज इक्वल टू 10 होता है, लिख दिया। लेकिन अगर हम उसमें आगे हम एक गुणा और करते थे तो कोई दिक्कत तो थी नहीं। अब हम चाहे लिखें 2 into 5 और चाहे लिखें 1 गुणे 2 गुणे 5 है, 1 into 2 into 5 लिख दें, लेकिन दोनों ही कंडीशन में इसकी वैल्यू 10 ही होगी ना। तो ये बात हमें बार बार बतानी नहीं है, ना ही बार बार हमें इस पर डिस्कशन करना है। केवल आप ये याद रखिए कि जो वन होता है वो प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। लेकिन सवाल का जो हम आंसर लिखेंगे, उस आंसर में हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हालांकि कर लोगे तो सवाल गलत नहीं होगा, कॉपी चेक करने वाला आप थोड़ा होशियार ही समझ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी गुणनखंड लिखने की प्रक्रिया में हम अपने फॉर्मल वे में वन को इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई ये पूछ दे कि बताइए 10 के कितने गुणनखंड होंगे, है ना, तो 2 तो आपने ये निकाल लिए, 2 और 5 2 तो आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा एक गुणनखंड एक और होता है, यानी कि 10 के कुल मिलाकर 3 गुणनखंड होंगे। तो आप आंसर फिर 3 देंगे, है ना। फिर आप वहाँ ऐसा नहीं कह सकते हैं केवल 2 और 5 2 गुणनखंड होंगे इसके, वहाँ थोड़ा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको एक लिखना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप बिना एक लिखे भी आपका आंसर एकदम ठीक माना जाएगा। तो ये प्रक्रिया कहलाती है गुणनखंडन, है ना, गुणनखंड कहलाती है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। जैसे ये ऐसे ही अगर हम लिखें 20, तो 20 को भी लिख सकते हैं 2 into 2 into 5, है ना। 2 into 2 into 5, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो उसका मान 20 हो गया। तो ये जो छोटे छोटे भाग लिखे हैं 2 2 और 5, ये क्या, ये सभी इसके गुणनखंड हैं, है ना। ये सभी इसके गुणनखंड हैं। आगे बढ़ते हैं।
इसी प्रकार से अब देखिए आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी प्रकार से आएंगे जिसमें ABCD इंक्लूड होगी। अगर ये दिया जाए 4A है ना, 4A दिया है, इसके गुणनखंड करिए, तो उसके कैसे करेंगे, पहले हम 4 कर लेंगे, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और जो A है ना, जो भी ABCD किसी डिजिट के साथ में लगी हो और उसके बीच में अगर कोई चिन्ह ना हो, जैसे इसके बीच में देखो यहाँ पर कोई चिन्ह दिख रहा है आपको, A और 4 के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब इनके बीच में कोई चिन्ह ना हो तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का चिन्ह हम मानते हैं। क्या मानते हैं, गुणांक चिन्ह मानते हैं। कब मानते हैं, जब डिजिट और जो हमारी चर राशि है, जब दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो, ना प्लस का हो, ना माइनस का हो, ना भाग का हो, ना गुणा का हो, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे चिन्ह कौन सा मानते हैं, हम गुणांक मान लेते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो इसीलिए हम पहले 4 के करेंगे, 4 के हम गुणनखंड करेंगे तो 4 हो जाएंगे 2 × 2, ये तो 4 वाला काम हो गया। अब बची है एक ही बात, तो बीच में कोई चिन्ह है नहीं, जब बीच में चिन्ह है नहीं तो फिर हमने यहाँ पे हम लगाएंगे गुणा और लिख देंगे a। तो ये 2 × 2 × a, ये हो गए गुणनखंड का आएगी, ये हो गए आपके 4, एक ही गुणनखंड हो गए हैं ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा जो थोड़ी और डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी तो फिर आपका थोड़ा और टफ आएगा, आ सकता है 6a² है ना, 6a², ये केवल समझाने वाली बातें हैं, अब बाकी सवाल तो काफी टफ आते हैं। 6a² कैसे लिखेंगे, जैसे पहले हम 6 को तोड़ लेंगे, 6 हो जाएगा 2 × 3 है ना, 2 × 3 यानी कि ये हो गया 6, 3 दूनी 6। अब क्या बचा, a² बचा है, बीच में कोई चिन्ह है नहीं, जब बीच में कोई चिन्ह है नहीं तो फिर हमने यहाँ पे इंटू लगा दिया यानी गुणा चिन्ह लगा दिया। अब बचा है a², जब a² बचा है तो देखो अगर कभी भी कोई चर राशि दी हो, जैसे यहाँ a दी है, अगर 1 की घात 3 दिया है तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि हमें a का आपस में ही 3 बार गुणा करना है। कितनी बार करना है, a का हमें आपस में 3 बार गुणा करना है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें कितनी बार दिया गया है सवाल में दिया है 2 बार। 2 बार 1 की घात 2 लिखा है, इसे घात पढ़ते हैं, 1 की घात 2 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ है कि हमें a का गुणा 2 बार करना है, तो × a हो जाएगा। अगर यहीं 1 की घात 5 होता, सपोज कर लो, अगर यहाँ इस प्रकार में अगर 5 लिख दिया होता तो हम क्या करते, ये 2 बार लिखा है, इसको 3 बार और लिखते, तब ये हो जाता, जाके कितनी बार हो जाता, 5 बार हो जाता। फिर तो कुल मिलाकर घातों का मतलब ये होता है कि जितनी घातें किसी भी चर राशि के ऊपर लिखी हैं या अचर के ऊपर लिखी हों, हमें उस राशि का आपस में उतनी ही बार गुणा करना होता है। जैसे यहाँ पे 1 की घात अगर हमने 5 कर दी तो उसका मतलब ये है कि हमें a का गुणा आपस में कितनी बार करना पड़ेगा, 5 बार करना पड़ेगा, है ना। सवाल हम 2 लिखा था तो फिर हम कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें 6a² की, तो 6a² का आंसर कितना आएगा, 6a² का आंसर आएगा 2 × 3 × a, है ना। उम्मीद करते हैं कि इतनी प्रोसेस आप सबको समझ में आई होगी। हालांकि ये भी है कि इतनी प्रोसेस, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसमें 80% लोग ये प्रोसेस, इन प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से पहले से जानते हैं। 20% जिनको प्रॉब्लम होती है तो उनको समझाने के लिए हमारी ओर से पूरा पूरा प्रयास जारी रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बातचीत करते हैं आपके सवालों पर। ये सवाल आप किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं ना, तो जिस भी प्रकार से आपसे सवाल BTC 3rd सेमेस्टर पेपर में आते हैं, वो सभी प्रकार हम डिस्कशन करेंगे और उन सभी पर 1 या 2 एग्जाम्पल देकर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये आपका अपना दायित्व है कि जितने भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इन एग्जाम्पल से संबंधित सभी क्वेश्चन अपने गैस पेपर से, अपनी टेक्स्ट बुक से, या जो भी आपके पास मटेरियल हो, गाइड हो, उससे उनको सॉल्व जरूर करेगा। जितने जितने हमारे टाइप होते रहे उतने उतने आप सॉल्व करते रहिएगा। अगर आप सही से सुन रहे हो, सही से देख रहे हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, है ना। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जो सबसे सरल क्वेश्चन होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है शायद, इस प्रकार का क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये एकदम लो लेवल का है, यहीं से स्टार्टिंग होती है। आगे क्वेश्चन सपोज करो 15A भी है ना, बहुत सी बार हमें इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाते हैं, यहाँ 15A भी लिखा है, हो सकता है 25A भी, जो भी लिखा होता है ना, इस प्रकार ही मिलते हैं, सेम क्वेश्चन नहीं मिलते, ठीक है। इस प्रकार के हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। जब ये वाले समझाने में मेरा तात्पर्य ये है, अगर हमें क्वेश्चन ऐसा मिले कि बीच में कोई प्लस माइनस चिन्ह ना हो, है ना, इसमें देखो, इसमें जो हमने 2 एग्जांपल दिए हैं, दोनों एग्जांपल में कहीं कोई बीच में चिन्ह प्लस माइनस का है, नहीं है। जब बीच में चिन्ह प्लस माइनस कहीं ना हो तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, हमें ये चीज समझनी है ना। कैसे सॉल्व करते हैं ये समझेंगे। तो जैसे कि इसमें लिखा है 15A भी है ना, 15A भी लिखा है, तो पहला काम तो आप वही है कि जो आगे वाली अचर राशि है
जो आगे जो नंबर लिखा है, जो संख्या लिखी है, पहले उसके कर लें गुणनखंड, है ना। गुणनखंड करते कैसे हैं, तो जैसे जिनको आते हैं उन्हें कोई दिक्कत है नहीं, जिनको नहीं आते हैं उन्हें क्या करना है, पहले लिख लो 15, है ना। 15 लिख लिया। 15 लिखने के बाद अब इसे काटना चालू करो, ऐसे प्रकार से ऐसे करिए, इसको काटिए। काटने के लिए होता क्या है कि हम वो पहाड़ा पढ़ते हैं, मतलब हम उस छोटी छोटी संख्या से काटते हैं जिससे ये संख्या पूरी पूरी चली जाए, है ना। जैसे 15 जो है 5 से भी कटती है, 5 तियो 15 भी होता है, 3 पंचे 15 भी होता है, यानी 5 से भी कटती है और 3 से भी कटती है। लेकिन जब हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे, जब उसका गुणनखंड हम निकालना चालू करेंगे, तो उस समय हमें सबसे पहले सबसे छोटी नंबर से ये संख्या काटनी होती है, बड़े से कभी भी काटना चालू नहीं करते हैं, है ना। तो काटना चालू करेंगे छोटे से। देखो 2 के पहाड़े में तो कहीं 15 आता नहीं है, 3 वाले पहाड़े में 15 आ जाता है, तो 3 से पहले इसको काटते हैं, 3 से काटते हैं, तो 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। अब 5 किस पहाड़े में आता है, 5 केवल 5 के में ही आता है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। अब जब जहाँ पे 1 आ जाए वहां से हमें कोई मतलब नहीं, यानी कि यहाँ पर हमारी प्रोसेस पूरी खत्म हो गई, हमें इसके आगे नहीं बढ़ना होता है, हमें नीचे 1 लेकर आना है ना। जहाँ नीचे 1 आ जाएगा वहीं हमारी प्रोसेस खत्म, यानी कि हमने इसके पूरे गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो नीचे 1 आ गया है, तो अब इसमें होता है क्या कि ये जो ऊपर ये जो नंबर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं ये वाले, यही इसके गुणनखंड बोले जाते हैं। ये क्या बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं इसके गुणनखंड। ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ 3 लिखा दिख रहा है और नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है 5। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 और 5 हो जाएंगे इसके गुणनखंड, है ना। तो जब इसको लिखेंगे, जब हम इसको लिखते समय हमें क्या करना पड़ता है, इसके जो गुणनखंड आए हैं 3 और 5, उनके बीच में हमें चिन्ह लगाना पड़ता है, काय का गुणांक हमें बीच में लगाना पड़ता है चिन्ह, 3 इंटू 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें हम पहले ही आपको अभी समझाया है कि जब ये वाली कंडीशन मिले, अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो केवल हम चिन्ह लगाते हैं गुणांक, और जो लिखा है वही लिख देते हैं। तो इंटू ए लिख देंगे और इंटू लिख देंगे हम लोग बी, इंटू ए और इंटू बी। तो यही इसका आंसर हो गया, क्या वाई इसका आंसर हो गया, 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी। यही बस, यही इसका आंसर हो गया, ये इसका गुणनखंड हो गया है ना। इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 15 ए बी बराबर 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी, ये हमारा आंसर आया है। लेकिन जब हम इसका आंसर लिखेंगे, है ना, अगर हमें पूरा नंबर चाहिए है इस क्वेश्चन का, तो हमें लास्ट में ये लाइन जरूर ऐड करनी पड़ेगी, अतः व्यंजक के गुणनखंड, जो जो आप इसमें आए हैं व्यंजक के गुणनखंड, है ना, इतनी लाइन आपको जरूर ऐड करनी पड़ेगी। इतनी पहले लिख लीजिए, कोई भी व्यंजक हो, है ना, उसके गुणनखंड। गुणनखंड लिखने के बाद अब इसमें जो लिखा है, जो भी लिखा है, 3 लिखा है तो 3 लिख दो, फिर लिखा है 5 तो 5 लिख दो, फिर ए लिखा है ए लिख दो, फिर बी लिखा है और बी लिख दो, है ना। 3 5 ए एवं बी है, ये इसका आंसर होगा। अतः व्यंजक के गुणनखंड 3 5 ए एवं बी है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई है, उससे लगभग चीज वही है, बीच में प्लस माइनस नहीं लगा है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा 42 को, है ना। जब हम 42 के निकालेंगे गुणनखंड, जब हम करेंगे 42 के, तो क्या आएंगे उसके गुणनखंड 42 के, 42 काटिए इसको। सबसे पहले तो जो भी सम संख्याएं हैं वो सभी सबसे पहले 2 से कटती हैं। तो 42 में चूंकि लास्ट में 2 इसलिए क्या, इसलिए एक सम संख्या है, तो पहले 2 से कटेगी। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2, तो हो गया 21, है ना। फिर काटेंगे, अब देखो अब ये विषम बन गई, अभी 2 से कटेगी नहीं। अब देखो कौन से पहाड़े में 21 आता है, 3 के पहाड़े में 21 आता है, 3 सत्ते 21, तो 3 से काट लो, 3 सत्ते 21। अब का कटेगा 7 आ गया यहाँ पे, है ना। 7 का कटेगा, 7 तो केवल और केवल 7 से ही कट सकता है, इसके अलावा किस कटेगा नहीं। तो लिख दो 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड क्या क्या आ गए, 2 आ गया है, 3 आ गया है और 7 आ गया, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 42 का मान क्या आया, 42 का मान आया है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू, अब यहाँ आगे जब बढ़ते हैं तो हमें ये देखना है ए स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ए स्क्वायर लिखा है। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि हमें ए कितनी बार लिखना है, हमें ए 2 बार लिखना है, इंटू ए इंटू ए, तो ए 2 बार हो गया। आगे क्या लिखा है, इंटू यानी गुणक चिन्ह लगाएंगे। अब क्या बी लिखा है, बी कितनी बार लिखा है, 3 बार, है ना, बी की घात 3 है, तो हम बी कितनी बार लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे बी 3 बार लिख लेंगे, है ना, इंटू बी और इंटू
बी। तो बी हो गया कितनी बार, बी हो गया हमारा 3 बार हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया है ना। 2 × 3 × 7, ए 2 बार था तो ए हमने 2 बार लिख दिया, बी 3 बार है तो बी हमने लिख दिया 3 बार, है ना। तो यही जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 42 a² b³ बराबर 2 × 3 × 7 × a × b b। ये हमारा आंसर आ गया ना। तो आप लिख दीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज हमने लिखी है ऐसी इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे। अगर आप ये लैंग्वेज लिख के आते हैं तो अगर एग्जामिनर चाहे भी, देखो एग्जामिनर मूड के ऊपर होता है, अगर एग्जामिनर ठीक ठाक है तो वो आपको इतने में भी नंबर पूरे दे देगा, कुछ नहीं करेगा, है ना, इतने में नंबर आपको पूरे दे देगा। लेकिन अगर वो थोड़ा मूडी है, अगर वो सही आंसर आप चाहता है, अगर आप लिख के नहीं है तो वो नंबर तुरंत काट देगा फिर, है ना। तो उस कंडीशन में इतना करने के बाद नीचे ये वाली स्टेटमेंट जरूर लिख दिया करें, अतः व्यंजक के गुणनखंड, जो भी हमारा आंसर आया वो लिख दीजिए तो वो उसके गुणनखंड हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये टाइप 2 के सवाल है ना, टाइप 2 उससे थोड़ा हाई लेवल है, यानी यहाँ से आपसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर के लिए थे भी, तो आप पीछे लिख रहे थे वो क्वेश्चन, है ना। तो इसमें क्या होता है इन क्वेश्चंस में, यहाँ से आपको प्लस माइनस लगना चालू हो जाता है। जब आपको किसी क्वेश्चन में प्लस माइनस लगा हुआ मिल जाए तो उसका आंसर हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, हमें उसको देखना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन 6a a+2, है ना। तो अगर ये कंडीशन मिलती है, ये कंडीशन मिलती है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हमें कोई कोष्टक दिया गया है, कोष्टक दिया गया है, और इस कोष्टक से पहले अगर कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, अगर कोई चिन्ह नहीं दिया गया है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सरल सवाल हो गया ये, ठीक है। अगर यहाँ प्लस चिन्ह दे देता तो प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए, लेकिन वो तो यहाँ दिया नहीं गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोष्टक लगा हुआ मिल रहा है और चाहे कितने भी कोष्टक मिल रहे हैं, जैसे यहाँ 1 लगा है, यहाँ 2 लगाए, यहीं अगर 20 भी लगे होते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, अगर बीच में कोई चिन्ह प्लस माइनस का नहीं लगा है तो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बीच मीन्स का, बीच मीन्स इसके अंदर की हम बात नहीं कर रहे हैं, बीच मीन्स हम ये बात कर रहे हैं कि कोष्टक शुरू होने से पहले और कोष्टक खत्म होने के बाद यहाँ पर अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है इस जगह पर, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये सवाल बहुत सरल बना देती है। इन सवालों को भी हम लगभग टाइप 1 वाला ही फिर मानते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है ना। जब हम इनका आंसर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हमें ये देखना है। तो इन कंडीशंस में जब ये सब चीजें हमारे सामने आती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यही देखना पड़ता है जो सबसे आगे डिजिट लिखा है इसके वैल्यू करते हैं गुणनखंड, है ना। तो 6 के गुणनखंड जब आप करोगे तो ये हो जाएंगे 2 × 3, है, 2 × 3 = 6 होता है, तो 2 × 3 हो जाएंगे, है ना। फिर इंटू लिखेंगे, अब कुछ नहीं करना है, ए लिखा है, ए लिखा है जो, इस ए से पहले कोई चिन्ह है नहीं तो हम इसमें भी गुणांक चिन्ह मान लेते हैं, गुणा किया और इंटू लिख दिया हमने ए, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो अब लगा है कोष्टक और फिर लिखा है a+2, कोष्टक से पहले भी कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो हमें यहाँ भी गुणा का ही चिन्ह लगाना, आगे लिख देंगे हम लोग a+2। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, हमें कुछ भी नहीं करना है। जब ये कंडीशन आए सिर्फ हमें कोष्टक से पहले एक चिन्ह लगा देना है, का गुणक चिन्ह लगा देना है। अब वो जो गुणक चिन्ह लगेगा बस उसी से हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन दिया था 6a × a+2, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 के गुणनखंड होते हैं 2 × 3, है ना, 2 × 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू ए जो लिखा है वो लिख दीजिए क्योंकि इससे पहले कोई चिन्ह आगे नहीं लगा है तो हम यहाँ गुणक चिन्ह लगा दें, गुणन लिख दिया ए, है ना। अब कोष्टक से पहले भी कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोष्टक से पहले भी हमें चिन्ह गुणा का ही लगाना है, गुणक चिन्ह लगा दिया और लिख दिया a+2। तो यही हमारा आंसर होगा। जब हम इसको लिखेंगे आंसर रूम तो उसमें हम इसमें ये बात लिख देंगे, अतः व्यंजक की गुणनखंड कौन कौन से हैं, पहले 2 है, फिर उसके बाद 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दिया, ए लिख दिया और फिर लिख दिया a+2। तो ये सभी इसके गुणनखंड हैं, बस हमको लिखनी लाइन लिखनी है, बाकी सब तो ठीक है। इसी प्रकार जब हम इसको सॉल्व करेंगे 30ab a+1 a+2, मेरे ख्याल से जो लोग जानते हैं, जो लोग समझ रहे चीजों को, वो उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर भी चुके होंगे। ना कर चुके तो स्टार्ट कर दीजिए, आप मेरा मत देखिए, केवल आंसर वाला चेक करिए, आप लोग करिए स्टार्ट, इनमें समझ में आ रही हैं ये बातें, वो लोग स्टार्ट कर लें, है ना। तो अगर इसी प्रकार ये लिखा हुआ मिल जाता है 30ab a+1 × a+2, तो जब हम इसके गुणनखंड करते हैं तो फिर क्या हो जाएंगे, 30 को लिख सकते हैं हम 2 × 3 × 5, है ना। 2 × 3 × 5 बराबर क्या होता है, 30 होता है, गुणा कर लो, 2 × 3 = 6 और 6 × 5 = 30। तो ये 30 पूरा हो गया। गुणनखंड हमने करे कैसे होंगे, वैसे ही जैसे भी आप समझाया था, है ना। ये गुणनखंड बार बार किए नहीं जाते हैं, और जिनको आते हैं उनको ये करना भी नहीं है पेपर में, ये सिर्फ उनको करना है जिनकी समझ में नहीं आता ये हमें गुणनखंड कैसे करना है, ठीक है। तो वो लोग अपना ये काम करके, वो लोग अपनी फालतू में ज्यादा होशियारी ना दिखाएं,
मन में ना सोचें जिन्हें नहीं पता है, अगर मन में सोचोगे गलती हो जाएगी आपसे, है ना। तो वो लोग अपनी कॉपी पर जहाँ सवाल लगा रहे हैं उसी जगह पर इसको जरूर कर सकते हैं। चेक करने वाले इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ना। तो इसको अगर आप 2 से काटेंगे तो 15 बच जाएगा, 15 दूनी 30 होता है ना। ऐसे आएगा कि 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, है ना। अब 3 से जाएगा, 3 पंचे 15 होता है, और अब 5 से जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, जहाँ 1 आ जाएगा वहीं हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। इसके गुणनखंड आ गए 2 3 5, तो वही मैंने लिख दिया है 2 × 3 × 5। फिर जो भी लिखा है ए भी लिखा हुआ है, कोई चिन्ह बीच में है नहीं कहीं पर, तो इंटू ए इंटू बी, है ना। कोष्टक पहले भी कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो इंटू करेंगे a+1, इसके पहले भी कोई चिन्ह नहीं लगा तो इंटू कर देंगे a+2, बस यही हमारा आंसर हो गया। हमें केवल जहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा है केवल हमें वहाँ गुणांक चिन्ह लगा देना है, और बाकी हमें जो नंबर दिया है उसके गुणनखंड कर लेने हैं। तो इसी प्रकार से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम जब लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, अतः व्यंजक के गुणनखंड 2 3 5, ए पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 5 था, फिर ए बी a+1 एवं a+2 है। तो ये हमारा क्या, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप 3 की। यहाँ थोड़े सवाल स्टार्ट होते हैं लगना हमारे लिए, जब हमारे पास प्लस माइनस आने लग जाए बीच में ही, है ना, कोई कोष्टक वोष्टक ना कहीं लगा हो, तो थोड़ी हमारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। आप सपोज करो अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ गया, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आया है AB + AC, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए 3B + 3C आ जाए, है ना, 3B + 3C आ जाए, ऐसे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हम ये नहीं, केवल ये एक तरीका है बताने का, इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं। या 3B + 6C आ जाए तो भी इसी कैटेगरी माना जाएगा, वो भी कैटेगरी अलग थोड़ा नहीं हो जाएगी, वो भी कैटेगरी यही रहेगी। 3B + 6C आ जाए तो भी बात वही है ना। तो जब ये कंडीशन मिले, इसमें हमें करना क्या है, जब ये कंडीशन मिले कि जब जो भी आपकी संख्याएं हैं, उनके पीछे कोई वेरिएबल लगा है, तो हम सबसे पहले करते क्या हैं, हम ये देखते हैं कि इन संख्याओं में से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप देख रहे होंगे जो क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे ए भी लिखा है, यहाँ AC लिखा है, यानी दोनों से अगर हम चाहें तो ए कॉमन ले सकते हैं। और जब जब ए कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, जब हम कोई संख्या कॉमन लेते हैं उसको हम लगाते हैं, कोष्टक लगा देते हैं हमेशा, है ना। कोष्टक लगाने के बाद अब क्या है कि ए हमने बाहर ले लिया है, तो अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा बी, तो बी लिख दो आप, फिर बी, ठीक है, प्लस अब इसमें क्या बचा, इसमें बचा है सी, है ना, सी बचा, ए तो हमने बाहर ले लिया ना, तो ए तो बाहर आ गया, अब यहाँ क्या बचा, सी बचा, तो यहाँ आप सी लिख दो, तो ये हो जाएगा B + C, A × B + C हो गया। और जब हमें इसको गुणनखंड रूप में लिखना है तो इसी को हम लिख देंगे A, और यहाँ कोई चिन्ह है नहीं तो गुणे लिख देंगे, और फिर लिख देंगे B + C। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, A × B + C, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन सपोज करो, अगर ये वाला होता जो भी हमने दूसरा दिया है, अगर इस टाइप से कुछ दिया जाता, जैसे ये दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा है 3B, जो हमने अभी समझाया था आपको एग्जाम्पल थ्रू, उसमें समझाया था हमने 3B + 6C, ऐसे ही पूछा जा सकता है, तो कैटेगरी तो वही वाली है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3 नहीं लिखा तो हमारा काम खत्म, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आगे वाले पहले हम करेंगे गुणनखंड करेंगे, आगे वाले गुणनखंड कर लेंगे पहले, जैसे कि इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 का तो 1 × 3 होता है, तो कभी भी हम गुणनखंड में 1 को हम फर्जी में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसको तो आप 3B लिख के छोड़ दो, 3 भी लिख दो। लेकिन जब आप 6 के गुणनखंड करोगे तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 × 3, है ना, 2 × 3 होता है, 2 × 3 हो जाएगा, ये 6 का गुणनखंड हो जाएगा। और C जो लिखा है उसको, C को जो लिखा है वही लिख दो, × C लिख दो आप, ठीक है, उसको हटाना नहीं है, C तो लिख ही लिया। अब देखो आप, अब आपको आगे वाली जो संख्या है, जो आगे वाला है और पीछे वाला जो पद है, दोनों पदों में से दिख रहा होगा कि 3 यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा है। तो अब आप दोनों में से 3 कॉमन ले लो, 3 बाहर ले लेंगे अगर हम, तो क्या बचेगा, यहाँ बचा B, क्या बचा, यहाँ पे B बचा, प्लस इधर क्या बचेगा हमारे पास, 3 हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा, 2 बचा है, यानी 2 लिख लो यहाँ पे, और क्या बचा है, फिर बचा है C, तो यहाँ पे आप लिख लो C। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3B + 2C। इसको जब हम लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 3 × B + 2C, इसको लिख देंगे ना, 3 × B + 2C।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 गुणे b प्लस 2c। तो इस प्रकार से करना है ना। अब ये नहीं करना है कि पता लगे अरे बराबर है नहीं, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हमारा सवाल हमसे हल नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, जब ये कंडीशंस मिलती हैं तो फिर हमारा काम होता है कि हम आगे जो संख्याएं लिखी हैं उनके पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, है ना। गुणनखंड करने के बाद देखते हैं कि क्या दोनों में से हम बाहर ले सकते हैं, हमें क्या दोनों में से कॉमन मिलता है। जो मिल रहा है बाहर वो बाहर ले लो, जो बचा है वो पूरा अंदर लिख दो, और बस वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इसका आंसर लिखें ए बी प्लस ए सी वाला, तो हमने पहले ही बोला था कि इसमें से दोनों में से हमें कुछ बाहर लेना होता है, तो हमने ए बाहर लिया था, अंदर बचा था बी प्लस सी, है ना। तो ए बाहर बी प्लस सी हो गया। इसको जो हम आगे लिखेंगे उसको हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ कोई चिन्ह है नहीं बीच में, तो इसको हम गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। तो उसको हम लिख देंगे, इसको ए गुणे बी प्लस सी लिख देंगे। तो बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर वही आ जाएगा। अतः व्यंजक के गुणनखंड क्या क्या है, ए है और फिर बी प्लस सी, है ना। तो ए एवं बी प्लस सी क्या है, ये इसके गुणनखंड है। तो जो यहाँ पे आता है वही चीज जो है हम इतना लिखने के बाद लिख देते हैं, ए एवं बी प्लस सी, ये इसके गुणनखंड हो गए ना। अगर हम आगे बढ़े तो इसी प्रकार से जो ये क्वेश्चन दिया गया, देखो इसमें भी हमें बस यही देखना है क्या कॉमन मिल रहा है ना। अब इसलिए परेशान ना हो कि इसमें बहुत बड़ा लिखा है, कुछ नहीं बड़ा लिखा हुआ है। आपको कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा, अगर ध्यान से अपना देखिए। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों में आपको मिल रहा है क्या कॉमन मिल रहा है, ए बाहर मिल रहा है, ए बाहर ले लेंगे। और इन दोनों में से क्या बाहर मिल रहा है, बी बाहर मिल रहा है, बी बाहर ले लेंगे ना। हमने जैसे किस प्रकार से हमने लिया हुआ है, देखिए ए बाहर मिल रहा था, ए बाहर ले लिया। अंदर अब क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचा, तो वो हमने लिख दिया अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चिन्ह जो लगाया वही लगाना है ना, प्लस का चिन्ह लगाया बीच में, प्लस यहाँ लगा हुआ था। फिर यहाँ दोनों में से क्या बाहर मिल रहा था, बी मिल रहा था, तो हमने बी बाहर लिख दिया। अंदर क्या बचा हमारा, अंदर बचा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा अंतर बच गया। ये हमारी एक स्टेप पूरी हो गई। अब इतना सब पूरा करने के बाद थोड़ा इसको और ध्यान से देखो। जब आप ध्यान से देखो तो आप ये लगेगा कि अभी भी इसमें से कुछ ना कुछ हम कॉमन ले सकते हैं। और क्या कॉमन ले सकते हैं, पूरा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। पूरा क्या कॉमन ले लेंगे हम, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इनसे पहले यहाँ गुणांक चिन्ह लगा है ना। जहाँ कोई चिन्ह है नहीं वहाँ गुणांक मानते हैं। और कॉमन हम लेते तभी हैं जब चिन्ह गुणांक लगाओ, ये याद रखिएगा। अब ये नहीं कि बीच में प्लस लगाए फिर भी आप चिन्ह कॉमन ले लोगे, है ना। सपोज करो कि ये यहाँ लिखा है, अगर यहाँ चिन्ह प्लस का लग गया होता इस जगह पे ए के बाद, फिर इसमें कॉमन कुछ नहीं ले सकते थे। तो कॉमन लेते वक्त ये भी याद रखा करिए, कॉमन हम कोई भी संख्या तभी ले सकते हैं जब चिन्ह कौन सा लगा हो, जब चिन्ह बीच में लगा हो, गुणा का चिन्ह लगा हो या कोई भी चिन्ह ना लगा हो, केवल तभी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी नहीं लगा है, तो आप ध्यान से देख रहे होगे। तो जो पहला पद दिया गया है उस पहले पद में भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखा है, और दूसरे पद में भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखा है। यानी कि हम यहाँ से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाहर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन लिया, ये बाहर ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा। अब देखो यहाँ इतनी बड़ी संख्या थी, हमने ये पूरी बाहर ले ली, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा ए। तो ए लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बचा, ये बाहर पूरा हमने ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा बी। तो यहाँ हमने लिख दिया बी। ठीक है, ये हो गया बी आपका। तो अगर हम थोड़े और अच्छे से लिखें तो बस आंसर हमारा हो जाएगा। इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, जो पहले लिखा है, पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और फिर लिखा हुआ है ए प्लस बी, है ना। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ए प्लस बी क्या, ये इसके गुणनखंड हो गए हैं। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज हमने 3 टाइप के जो भी सवाल डिस्कस किए हुए हैं, आप इन तीनों प्रकार के सवाल अपनी बुकलेट से देखकर उनको सॉल्व करिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, वैसे होगी नहीं, अगर होती भी है तो परेशान मत होइए। अभी ये टॉपिक हमारा 1-2 दिन चलने वाला है, हो सकता है कि कल के टाइम में या परसों के टाइम में वो हम डिस्कस कर जाएं जो आपको प्रॉब्लम हो रही है ना। और जब पूरा हो जाए उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको सॉल्यूशन उसका हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।